Are you preparing for UGC NET Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो टीम, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है जून 2024 यूजीसी नेट कोड 55 का, ये स्कैन कॉपी है और आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, राइट। और आंसर्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 जो कि कोड 55 का है, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यस, पेपर 2 लेबर वेलफेयर, क्वेश्चन नंबर 51 to 150 वी विल बी डिस्कसिंग। पेपर 1 भी सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा। विद इन 24 आवर्स यू विल गेट द अपडेट। To match list 1 with list 2, you have to match it. So let's solve it. Test is measuring something consistently. Scores are related to job performance. Test has fair sample of task needed for a job. Selection procedure measures a factor that is important for successful performance. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन सारी चीजों से मैच करना है। तो समथिंग, द फर्स्ट वन, टेस्ट समथिंग, किसी भी चीज को आप कंसिस्टेंटली अगर मेजर्ड करते हो और सेम रिजल्ट आ रहा है, या फिर रिजल्ट कितना एक्यूरेट आ रहा है कंसिस्टेंटली मेजर करने पे, दैट इज कॉल्ड एज रिलायबिलिटी। तो ए का तो डेफिनेटली 3 होगा, विच इज गिवन इन ऑप्शन हेयर एंड हेयर, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए we have scores are related to job performance। देखिए what is criterion validity, content validity and construct validity। देखिए तो क्राइटेरियन वैलिडिटी ये होता है कि जो हमारा टेस्ट का रिजल्ट है वो कोरिलेट हो रहा है किसी स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन से। जैसे कि मान लीजिए आप डिप्रेशन को मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जनरली ऐसा है कि अगर एनी पर्सन हैविंग डिप्रेशन, ही माइट बी स्लीपिंग लेस और स्लीपिंग मोर, है ना, he might be visiting hospitals, है ना। तो ये सारी चीजें, डिप्रेशन का जो भी आपका रिजल्ट होगा कि जिस पर्सन को डिप्रेशन है, इफ इट इज कमिंग एनी पर्सन इज हैविंग डिप्रेशन, तो ये सारी चीजें भी कोरिलेट होनी चाहिए। तो क्राइटेरिया शुड बी कोरिलेटिंग विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है, कंटेंट वैलिडिटी में जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो किसी कंस्ट्रक्ट के पूरे कंटेंट को मेजर करना चाहिए, कंस्ट्रक्ट के ऑल एस्पेक्ट को मेजर करना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई रिसर्च है या फिर कोई आपका कोई टेस्ट है, वो कंस्ट्रक्ट एक्स को मेजर कर रहा है। कंस्ट्रक्ट एक्स कैन बी हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस, एनीथिंग। तो कंस्ट्रक्ट एक्स को अगर मेजर करने के लिए ए, बी, सी और डी 4 परफॉर्मेंस से कंस्ट्रक्ट एक्स कंप्लीटली पता चलता है, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चनर बनाया, उसमें बस ए, बी और सी है, डी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, या डी से रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन से डेटा कलेक्ट नहीं किया, तो आपका प्रॉब्लम क्या आएगा, कंटेंट वैलिडिटी में आएगा। उसी तरह कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या बताता है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मतलब हाउ वेल योर क्वेश्चन या फिर योर इंस्ट्रूमेंट इज मेजरिंग द डेटा, है ना, इज मेजरिंग डेटा। अगर एक्स को ही कितने अच्छे से मेजर किया जा रहा है, अगर इसी एग्जांपल को ले तो ए को मेजर करने के लिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें प्रॉपर मेजरमेंट है कि नहीं, बी को मेजर करने के लिए कुछ है के लिए प्रॉपर चीजें है कि नहीं। हो सकता है कि ए और बी ठीक से एक्यूरेटली मेजर ना हो, सी और डी अच्छे से मेजर हो, तो ए और बी जो अच्छे से एक्यूरेटली मेजर नहीं हुआ है वो हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में आ जाएगा, राइट। तो इस तरह की चीजें हैं। तो स्कोर्स आर रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस। तो स्कोर्स यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है, जॉब परफॉर्मेंस से जो रिलेटेड स्कोर्स जो है वो रिलेटेड होने चाहिए, है ना। डिप्रेशन से स्लीपिंग इश्यूज रिलेटेड होना चाहिए। तो ये हमारा बी का पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। सी का 2, सेल्फ टेस्ट हैज फेयर सैंपल ऑफ टास्क नीडेड फॉर अ जॉब। कंटेंट वैलिडिटी, जितना भी सैंपल ऑफ टास्क नीडेड है दैट शुड बी देयर, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी डी का 4 हो जाएगा। इट मेजर्स अ फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना, कोई भी फैक्टर को मिस आउट नहीं करेंगे। अगर 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, चारों फैक्टर को लेंगे। तो आपको समझ में भी आ गया होगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, राइट। यस, किसी को अगर कोई चैलेंज आ रहा होगा कि आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही, या फिर अगर कोई चीज विजिबल ना हो तो बताइएगा, सारी चीजें तो मैं रीड आउट करने की भी कोशिश करूँ। क्वेश्चन नंबर 52, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लान्स इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, टैक्टिकल प्लान है, स्टैंडिंग प्लान है और मिशन है। जो मिशन इज फॉर टॉप लेवल। मिशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन बताता है फंडामेंटल पर्पस दैट व्हाई एनी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई।
क्यों ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है और ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को फुलफिल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ओवरऑल ये टॉप मैनेजमेंट का काम। उसके बाद जो टैक्टिकल प्लान्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं कंपेरेटिव टू हेयर द प्लानिंग इज डन। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स या शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं जो कि अचीव करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी करंट ईयर में हमें 20% प्रॉफिट चाहिए सेल्स में, या फिर हमें कोई नया ब्रांच ओपन करना है किसी सिटी में, तो वो सारा टैक्टिकल प्लान में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म होता है। तो दिस इज विल बी टेकन केयर बाय मिडिल मैनेजमेंट, जो कि प्लान को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। और स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान में हमारे रूल्स आ जाते हैं, पॉलिसी आती है, प्रोसीजर आता है ना, रूल आता है, पॉलिसी आता है, प्रोसीजर आता है। तो ये सारा किसके लिए होता है, ये सारा हो जाएगा हमारा लो लेवल के लिए, है ना, है ना। जैसे रूल हो जाता है स्टैंडिंग इन अ क्यू, पॉलिसी हो गई हमारी कि हाँ हमारे जो भी स्टेप्स होंगे वो एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टेप्स लिए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोसीजर हो सकता है कस्टमर के ग्रीवियंस को कैसे हैंडल करना है, या फिर रॉ मटेरियल को कैसे क्लीन करना है। तो ये सारी चीजें हो जाती है लो लेवल के लिए। तो टॉप का हो जाएगा CAB, हमारा आंसर हो जाएगा दिस, है ना, टॉप टू बॉटम तो CAB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, एडवाइजरी कमिटी, क्विकली विल मूव फॉरवर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमिटी अंडर इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में क्या क्या चीजें सही है। तो एडवाइजरी कमिटी में नॉट लेस देन 10% होते हैं, जिसमें कि 1/2 women होती हैं। इफ यू कैन रिमेम्बर, मैंने बताया था आपको सेक्शन 6, है ना, सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 ऑफ इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट टॉक्स अबाउट एडवाइजरी कमिटी, करेक्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब चीज क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट टू एडवाइस बट नॉट टू कमांड अदर्स हु आर सबऑर्डिनेट्स इन द चेन ऑफ कमांड। तो राइट टू एडवाइस बट नॉट टू कमांड, ये किसका होता है, स्टाफ अथॉरिटी। तो फंक्शन नहीं होगा, स्टाफ अथॉरिटी। अथॉरिटी क्यों होगा, फंक्शन क्यों नहीं होगा। अथॉरिटी यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द राइट टू एडवाइस। अथॉरिटी, अगर आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में आते हो तो यू गेट द राइट टू एक्सरसाइज योर पावर्स, है ना। तो स्टाफ अथॉरिटी, एनी पर्सन इन स्टाफ अथॉरिटी हैज द राइट टू एडवाइस, करेक्ट। तो स्टाफ फंक्शन नहीं होगा, पॉइंट नंबर 2 हमारा स्टाफ अथॉरिटी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, which of the following is or are not the characteristics feature of type A personality। type A personality क्या होते हैं, जो लोग which are always moving, always walking, always learning, eating rapidly, they always have a list of tasks in their mind। एक बार में 2 या 2 से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, and they try to show their achievement, they are very impatient, है ना। और type B क्या होता है, ठीक है, इसका ऑपोजिट, आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, लो लेवल ऑफ स्ट्रेस। तो टाइप बी इधर हो जाएगा, दिस इज ए, दिस इज ए। एम्फेसाइजिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, इनको लगता है जो भी काम करो आराम से करो पर अच्छे से करो, है ना, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइप बी, दिस इज ऑल्सो टाइप बी। एंड प्ले फॉर फन रादर देन टू प्रूव, यहाँ पे क्या होता है कि दे प्ले टू प्रूव, because they are always hurry, they want to achieve more and more things, so they play to prove themselves, but यहाँ पे they play to enjoy, to have fun, है ना। तो इसलिए टाइप बी में हो जाएगा CDE, हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। क्लियर हो रहा है। 56 है ना, आईडी एक्ट के सेक्शंस राइट याद है, क्लास में हमेशा मैं बोलते रहती हूँ, याद करवाती रहती हूँ आपको। 2 के हो जाएगा ले ऑफ, है ना, ले ऑफ। तो बी का 4 हमें साफ यहाँ पे बस इसी में दिख रहा है, बी का 4, तो ऐसे ही हमें आंसर मिल गया। 2J इंडस्ट्री होता है ना। और उसके बाद फिर 2OO इज द डेफिनेशन ऑफ रिट्रेंचमेंट, हाँ, एंड 2P फॉर सेटलमेंट, है ना, 2P फॉर सेटलमेंट। तो ये सारा चीजें आईडी एक्ट की जो सेक्शंस है ना, ये सब बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। आईडी एक्ट के और फैक्टर्स एक्ट के स्पेशली सारे सेक्शंस आपको याद हो, ये आपसे एक्सपेक्टेड रहता है। इन दोनों के स्पेशली, बाकी सबके भी याद होने चाहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो मैं क्लास में आपको बताती ही हूँ। अरेंज द फॉलोइंग स्टडीज रिलेटेड टू मैनेजिंग men at work from earliest to latest। This is a scan copy, some of the latest may be easy, but I hope that is not creating much of a trouble। Arrange the following studies relating to managing men at work from earliest to latest, है ना। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट आएगी सबसे पहले 90s 100 के टाइम पे, उसके बाद ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आया था, है ना, 1940s, बिहेवियर साइंस अराउंड 1950s 60s, और ये उसके बाद HRD तो हमारा लेट आया 1970s 80s में, है ना। ठीक है, तो सिंपल है, A
CBD, ACBD. Okay. Next question number 58. Which of the following is unfair labor practices on the part of workmen and trade unions? And unfair labor practices किसमें होता है? This is in section schedule 5 है ना, schedule 5. तो सारा इस there are 5 schedules 1 2 3 4 5 और जो 5th शेड्यूल है उसमें अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के बारे में दिया हुआ होता है. और इसको अगर आप इफ यू अंडरगो थ्रू इट नो, तो यहाँ पे ना ऑन द पार्ट ऑफ वर्कमैन एंड ट्रेड यूनियंस 8 लेबर प्रैक्टिसेस, 8 अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के बारे में बताया हुआ है. और एम्प्लॉयर के टर्म्स में 16 अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया कि वर्कर्स को ये 8 अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए और एम्प्लॉयर को ये 16 अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए. तो उन 8 में से the point number 1 is there, point number B is there, point number C is there to stage demonstration at the residence, point number D is not there. To incite or indulge in willful damage to employees property, है ना. तो आपको याद होगा मैंने आपको कहा था during revision that you should go through this list and इस list से क्वेश्चन आ सकते हैं and it's there. तो point number D हमारा नहीं होगा, A B C E आंसर होगा. point number 3. Question number 59. हाँ, तो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का क्वेश्चन है. और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन सेक्शन 12A है, डैमेज और लॉस सेक्शन 11 है, डिडक्शन फ्रॉम एब्सेंस ऑफ ड्यूटी ये 10 है. और हाँ, एंड डिडक्शन फॉर सर्विस रेंडर्ड, 1 सेकेंड, रिकवरी ऑफ लोन्स ये हो जाएगा. एंड देन डैमेज और लॉस इज एब्सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए 9 है. ओके. एंड देन सर्विस रेंडर्ड के लिए 11 है. एंड देन डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस के लिए 10 है ना. दिस शुड बी द करेक्ट. ओके. तो ए का 4 है एंड देन बी का 2 है, बट द ऑप्शन में तो नहीं है कहीं, इसलिए मुझे दिक्कत हो रहा है. बी का 2 होगा और सी का 1 होगा एंड डी का 3 होगा, बट आई कैन नॉट फाइंड इट इन आंसर. सो अगर यहाँ पे कुछ इश्यू होगा तो फिर तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे, उसका तो दिक्कत नहीं है. एब्सेंस ऑफ ड्यूटी इट्स सेक्शन 9, damage or loss is section 10, deduction for service rendered is section 11, and deduction for recovery of loans is 12A. whatever I have matched this is correct, but option में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. C3 कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको यहाँ से पता चल जा रहा है then not also it's work. नॉलेज इंपॉर्टेंट है, राइट. और इसका अगर कुछ ऑप्शन में दिक्कत होगा तो आपको मार्क्स तो मिल ही जाएंगे. A4 B2 C1 and D का 3. ओके, लिव इट विल चेक विथ 59. देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. Which of the following are cultural dimension of model called 4 dimension of culture developed by Great Hotstead and his colleague? Power distance है, masculinity है, uncertainty avoidance है, participative नहीं है. A B D आंसर हो जाएगा. Question number 61. What does convention number 111 of ILO addresses? तो convention number 111 talks about discrimination, है ना. और ये अगर आपको ध्यान हो तो आईएलओ ने इसे अडॉप्ट किया था 1958 में और इंडिया ने इसे कब रेटिफाई किया है 1916. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. ठीक है. स्टे अवे स्ट्राइक, स्टे इन स्ट्राइक, लाइटनिंग स्ट्राइक, पेन डाउन स्ट्राइक. तो डेफिनेटली सी का 4 होगा. लाइटनिंग स्ट्राइक सडन अनाउंसमेंट होता है. पेन डाउन स्ट्राइक में क्या हो जाएगा, द स्ट्राइकर ले डाउन देयर टूल्स और पेन. तो डी का 3 हो जाएगा. तो C4 एंड D3 अगर हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से ऑप्शंस में है तो आपको वहां से भी आंसर मिल जाएगा. C4 एंड D3 हमारा ऑप्शन 1 है. A2 B1 वो भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. A2 stay away, that is they are not coming in the workplace. Staying, they are coming in the workplace but they are not working. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, which theory of labor welfare is based on the contention that minimum standard of welfare is necessary? बहुत इजी क्वेश्चन है. मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर को जरूरी बिल्कुल बताया जाता है किसमें, पॉलिसिंग थ्योरी में, क्योंकि यहाँ पे समझा जाता है कि जो एम्प्लॉयर है वो क्रूअल है, रथलेस है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं. तो मिनिमम स्टैंडर्ड को नेसेसरी कर देते हैं ताकि एम्प्लॉयर को वर्कर को एटलीस्ट इतना तो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना ही पड़े. क्वेश्चन नंबर 64, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर चैप्टर 6 ऑफ BOCW एक्ट फ्रॉम अर्लियर टू लेटेस्ट. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि जनरली क्या होता है कि इतना ज्यादा सेक्शंस याद रखना मुश्किल हो जाता है. बट स्टिल इफ यू सी द आंसर्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर होगा EBCAD. क्रेचेस है सेक्शन 35 में, ओके. कैंटीन्स है 37 में, एंड देन ड्रिंकिंग वाटर है 32 में, and then this urinals are there in section 33, and wages for overtime work सबसे पहले section 29. okay, next question 65, stages of internal business, and then you have to match it. domestic company, multinational, global and transnational company. domestic company क्या करती है, वो FDI नहीं करती, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अगर जरूरत हो तो. मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है वो पॉलीसेंट्रिक हो जाती है ना, पॉलीसेंट्रिक हो जाती हैं क्योंकि उनकी सब्सिडरीज रहती हैं. हेडक्वार्टर एक कंपनी में, सब्सिडरीज अलग अलग कंट्री में हो सकती है. ग्लोबल कंपनी में क्या होता है, फुटहोल्ड होता है, सारी कंट्रीज में फुटहोल्ड होता है, जैसे कि MS वर्ड हो गया, तो हम इसे मिक्स्ड कह सकते हैं. और ट्रांसनेशनल जियोसेंट्रिक. ट्रांसनेशनल में क्या होता है, ट्रांसनेशनल में जितनी भी सब्सिडरीज होती हैं उसको इतना पावर मिल जाता है कि हर एक सब्सिडरीज इनफैक्ट एक हेडक्वार्टर की तरह ही वर्क करती हैं क्योंकि वो अपना डिसीजंस खुद लेती है ना. तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाना चाहिए A का 2 है ना, तो A का 2, B1 C4 D3 पॉइंट नंबर 1. ओके, ट्रांसनेशनल कंपनी का जियोसेंट्रिक हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, which of the following statement are correct? Cognitive conflict means emotional reaction that can occur when disagreement becomes personal. देखिए, कॉग्निटिव मतलब क्या होता है, माइंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल थिंग. तो यहाँ पे इमोशनल चीजें अगर आ रही हैं तो वो अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट. अफेक्टिव इज रिलेटेड टू वर्ड इमोशन एंड कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू द वर्ड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, है ना. अगर आपकी सोच अलग है, आपके ओपिनियन अलग है, आपका विचार अलग है, इंफॉर्मेशन अलग अलग है, तो वो कॉग्निटिव हो जाएगा. और अफेक्टिव मतलब समथिंग रिलेटेड टू इमोशंस, है ना. तो यहाँ पर अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मींस इमोशनल रिएक्शन. कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, तो ये दोनों इनफैक्ट अदर वे राउंड लिखा है. कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद इंप्रूवमेंट इन टीम परफॉर्मेंस. बिल्कुल, है ना. कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है, अगर किसी भी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं, उसमें डिस्कशन हो रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है, तो ये जो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एक पॉजिटिव चेंज की तरफ चैनलाइज होता है. लेकिन अगर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है तो वो अंदर ही अंदर कोल्ड वॉर हो जाता है और वो आपका मोरल भी डाउन कर सकता है एंड ऑल. तो अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो डिक्रीज कर देता है टीम परफॉर्मेंस को. तो पॉइंट नंबर C इज करेक्ट ओनली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पॉइंट नंबर C. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, when employer asked employees to sign a type of loyalty oath saying the employee would neither join nor participate in the activities of union is yellow dog contract. Norris La Guardia में हमने इसके बारे में पढ़ा था. 68, in case of illegal deduction from the wages under Payment of Wages Act 1936, the employee can file a complaint to the authority within a period of, है ना. तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में टाइप्स ऑफ डिडक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से क्वेश्चंस बनते हैं, हमने इसके पहले भी देखा. तो अगर किसी भी तरह का इलीगल डिडक्शन हो जाता है तो विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months अथॉरिटी को कंप्लेन किया जा सकता है कि सच एंड सच टाइप्स ऑफ डिडक्शन, इलीगल डिडक्शन हैज बीन डन फ्रॉम सच एंड सच वर्कर. क्वेश्चन नंबर 69, द फेलियर, refusal or inability of an employer on account of shortage of coal, power or raw material or breakdown of machinery, natural calamity or any other connected reasons to give employment to workmen whose name is born on muster rolls and has not been retrenched. ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. ये हमारा ले ऑफ का डेफिनेशन है. सेक्शन 2KK ऑफ ID एक्ट में आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगा. राइट? यस. I will be taking all the doubts. I'll be taking at last. Okay? फिर भी जो भी doubts हैं आप पोस्ट कीजिए. At last मैं सारे doubts को
कंसिडर करूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल इज कॉन्फ्रंटेड बाय डाइवर्जेंट रोल एक्सपेक्टेशन। तो डाइवर्जेंट रोल है ना, डाइवर्जेंट रोल एक्सपेक्टेशन हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई पेरेंट है, कोई ऐसा कोई पेरेंट है, फादर है या मदर है, उसे एक वर्क डेडलाइन भी मीट करना है, साथ ही साथ उसे अपने बच्चे के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी जाना है, एंड बोथ आर coinciding and he's torn in between professional life and his life as a parent. तो डाइवर्जेंट रोल एक्सपेक्टेशंस अगर होते हैं तो वहाँ पे रोल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि विच रोल ही शुड बी प्ले, द रोल ऑफ एन एम्प्लॉय और द रोल ऑफ फादर और मदर। ठीक है, दैट इज द रोल कॉन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, अनऑर्गेनाइज्ड, इनफॉर्मल, होम वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर। तो आप अगर पढ़ेंगे ये मीनिंग तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, डोमेस्टिक वर्कर हु आर एंगेज्ड इन डोमेस्टिक वर्क एंड डिड नॉट नीड एनी स्पेशल स्किल, है ना। एंड देन इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस में जो वर्कर्स होते हैं वो इनफॉर्मल वर्कर होते हैं, है ना। तो फिर अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड में यहाँ पर हो जाएगा हु हैव नॉट बीन एबल टू ऑर्गेनाइज, हु आर नॉट बीन एबल टू ऑर्गेनाइज। और होम वर्कर्स में यहाँ पे आपको कीवर्ड से भी समझ में आ जाएगा, आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो यस पॉइंट नंबर 1 जो हमने मैच किया वो पॉइंट नंबर 1 में है। 72, as per Factories Act 1948, which section of the act discusses about the right of workers to warn about imminent danger? ठीक है, तो जो फैक्ट्रीज एक्ट अगर आप देखिए तो चैप्टर्स वाइज ये सारी चीजें को याद रखने का तरीका ये है कि चैप्टर्स वाइज भी आप चीजें याद रख सकते हैं। तो चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 अगर आप देखेंगे, है ना, तो हाँ, तो चैप्टर 4 हमारा किसकी बात करता है, ये तो आपको पता है, हेल्थ चैप्टर, सेफ्टी चैप्टर, वेलफेयर चैप्टर। उसके बाद आ जाता है दिस चैप्टर 4 वो बात करता है प्रोविजन रिलेटेड टू हजार्डस प्रोसेस। प्रोविजन रिलेटेड टू हजार्डस प्रोसेस, उसमें 41A, 41B, C, D, E, F, G, H तक दिया हुआ है, 41H तक दिया हुआ है चैप्टर 4A में। उसमें जो 41H है वो बात करता है राइट्स ऑफ वर्कर टू वार्न अबाउट इमिनेंट डेंजर। ये सारे सेक्शंस जो है ना, इस पे आप लोग को ध्यान देना है, किसी भी सेक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो 73 को अगर मैच करेंगे तो इंटीग्रेटेड HRD सिस्टम अप्रोच, HRD अप्रोच के बारे में हमने जस्ट रिवीजन के समय पढ़ा ही था। इंटीग्रेटेड HRD सिस्टम अप्रोच ये हमारा A का 2 हो जाएगा, उदय पारिक एंड TV राव। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क अप्रोच है ना, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क अप्रोच के बारे में डेव अल्ड्रिक ने बताया ना, डेव अल्ड्रिक ने बताया था, जिसमें आपको याद होगा HR का मॉडल, जिसमें देव अल्ड्रिक जी 4 स्ट्रेटेजिक रोल जो कि किसी एक HR मैनेजर को प्ले करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया है, वो भी इसी फ्रेमवर्क में है। एंड देन कैपिटल अप्रोच, हमेशा याद रखिए जो ह्यूमन कैपिटल अप्रोच है वो फ्रीडमैन ने बताया, और ऐसा स्कोर कार्ड तो ऑब्वियसली TV राव। तो अगर आप इसको देखेंगे तो हमारा आंसर है पॉइंट नंबर 1, A2, B1, C3 एंड D4। ओके, यस। Next question number 74, under Minimum Wages Act 1948, which cannot be appointed by appropriate government by notification under the official gazette for deciding claims arising out of payment less than minimum rate of wages, है ना। तो these are very important and very obvious type of questions जो कि already हमने क्लासेस में डिस्कस की हैं। क्लेम्स के लिए हम देखेंगे सैक्ट में तो सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट क्लेम, और सेक्शन 20 में ही पॉइंट नंबर 1 के बारे में दिया है, पॉइंट नंबर 2 के बारे में दिया है, पॉइंट नंबर 3 के बारे में दिया है। बट पॉइंट नंबर 4 में क्या है कि जो भी ऑफिसर होना चाहिए उसका जो एक्सपीरियंस है, इट शुड नॉट बी लेस देन जज ऑफ द सिविल कोर्ट और स्टेपेंड्री मजिस्ट्रेट। सिविल कोर्ट और स्टेपेंड्री मजिस्ट्रेट यहाँ पर चाहिए, तो पॉइंट नंबर 4 हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड, दैट मीन्स पॉइंट नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, if you wish to plan for a year, sow seeds. If you wish to plan for 10 years, plant a tree. And if you wish to plan for lifeline development, है ना। बहुत ही अच्छा कोट है ये, है ना। ये HRM और HRD से रिलेटेड है। We have to develop individual so that we can plan for a lifetime. और ये चाइनीज प्रोवर्ब है, और चाइनीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बस एक ही पर्सन है, चुकप्रू, जिसका नाम है
यहाँ पे दिया हुआ है। कई बार आपको मिलेगा कि कन्फ्यूशियस ने भी दिया है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, अलग अलग जगह पे है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो वेरी गुड क्वेश्चंस दीज आर। डेवलपिंग वर्कफोर्स प्लान्स फॉर टॉप पोजीशंस। टॉप पोजीशन के लिए जब हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? सक्सेशन प्लानिंग, है ना? सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं। मूविंग ट्रेनिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रेनिंग को मूव करते हैं फॉर लर्निंग, दैट इज कॉल्ड जॉब रोटेशन, ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट का आइडिया मिले। वर्किंग फुल टाइम टू एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अदर डिपार्टमेंट, ये होता है एक्शन लर्निंग। एक्शन लर्निंग में क्या होता है कि हम पूरे दिन अलग अलग पूरा फुल टाइम वर्क करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, और मतलब through activity you are solving the problem and learning then where your activity is helping to solve the problem or not, that is called action learning. और role playing में क्या होता है? You act out parts in realistic management situation. So as per this our answer will be क्या हो जाएगा? डी का 3 किसमें है भाई? डी का 3 है, राइट? डी का 3 हमारा सिर्फ इसी में है, पॉइंट नंबर 2 में। यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकेम कंसर्न अबाउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ, है ना? ऑक्यूपेशनल हेल्थ की बात हो रही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? फर्स्ट कमीशन ऑफ लेबर, सेकंड कमीशन ऑफ लेबर की रिपोर्ट हमने देखा, इन दोनों में तो नहीं, ठीक है। रॉयल कमीशन और अडरकर कमेटी रिपोर्ट, तो अडरकर कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पे ही ईएसआई एक्ट बनी थी, और इसने इनफैक्ट इंश्योरेंस की बात की थी, इसने सोशल इंश्योरेंस की बात की थी, सोशल हेल्थ इंश्योरेंस की बात की थी, हेल्थ इंश्योरेंस की बात की थी। तो कई लोग इससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनके लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंश्योरेंस की बातें हो रही, बट एक्चुअली ओवरऑल वर्कर के का जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है उसके बारे में रॉयल कमीशन ऑफ लेबर ने बोला था कि वर्कर्स को वर्क प्लेस पे कुछ कुछ डिजीजेस ना हो जाए, जो कि टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस में हमने देखा है कि सबसे वर्कर्स बचे रहे, है ना? एक वर्क प्लेस में सेफ्टी हो, हाइजीन हो, और इनके ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखा जाए, हेल्थ चेकअप्स हो रेगुलर, ये सब के बारे में रॉयल कमीशन ऑफ लेबर ने बोला था। तो हमारा आंसर यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 होगा, 4 नहीं होगा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 78, which of the following is not included in the definition of wages or salary as per payment of bonus act 1965? बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में वेजेस या फिर वेज की डेफिनेशन में क्या रहता है? सिर्फ डीए रहता है। हाउस अकोमोडेशन नॉट इंक्लूडेड, ट्रैवलिंग बोनस नॉट इंक्लूडेड, है ना? बोनस नॉट इंक्लूडेड, राइट? और उसके बाद फिर एनी अदर अलाउंसेस नॉट इंक्लूडेड, पीएफ पेंशन ग्रेचुइटी नॉट इंक्लूडेड, ये सब पे रिटेंचमेंट कंपनसेशन नॉट इंक्लूडेड, रिटायरमेंट बेनिफिट नॉट इंक्लूडेड, कमीशन नॉट इंक्लूडेड, सिर्फ और सिर्फ डियरनेस अलाउंसेस ही इंक्लूडेड रहता है। तो विच इज नॉट इंक्लूडेड, ए बी सी तीनों आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। आई होप आप सबने अच्छा परफॉर्म किया है, जो जो भी लोग ऑनलाइन है या फिर जो जो भी स्टूडेंट्स है ट्यूटोरियल्स एकेडमी के, दे आर एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस पॉजिटिवली। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन दे दिया है, तो थोड़ा मतलब सिलेबस से कम रिलेटेड लग रहा है। Arrange the employment program launched at various periods in order of their launching year from earliest to latest। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो है ना रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये आया था 1983 में, काफी पहले आया था, इंदिरा गांधी के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद फिर 1989 में हमारा ये आया था फ्रॉम अर्लियर टू लेटेस्ट बताया जा रहा है, राइट? अर्लियर टू लेटेस्ट बताया जा रहा है। तो फिर जवाहर रोजगार योजना, तो जवाहर रोजगार योजना जो है ये अराउंड 1989 में आई थी, ये हमारी 2005 में आई थी मनरेगा। फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को भी मनरेगा ही कहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है। देखिए ये एक रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, और ये आई है 1995 में। और अगर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को कई जगह मनरेगा भी बताया गया है, तो जस्ट कंसिडरिंग इट एज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995, तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है? सबसे पहले होगा डी, और फिर बी, फिर ए, और फिर सी, है ना? या फिर डी ए बी सी,
आंसर इसका पॉइंट नंबर 3 ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा डी ही आया है, ठीक है, इन सब में सबसे पहले डी ही आया है, ठीक है, तो सबसे पहले डी ही आया है और सबसे लास्ट में मनरेगा ही आया है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब जवाहर रोजगार योजना 1989 में आई, ठीक है। अब इन दोनों के नेम में थोड़ा सा डाउट है, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का थोड़ा सा इशू हो रहा है, सो आंसर शुड बी दिस। थोड़ा मोड़ा नेम में कंफ्यूजन हो सकता है, बट पॉइंट नंबर 3 ही आंसर होगा, DABC, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। HRD ऑडिट इज कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ HRD encompassing strategy system practices। HRD ऑडिट का डेफिनेशन कौन देगा? HRD में सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन टीवी राव, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। Which of the following is true at point of equilibrium in a perfectly competitive labor market? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट है ना, उसमें क्या हो जाएगा, MRP इज इक्वल टू मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, है ना। जितना प्रोडक्ट है उतना ही, जितना लेबर का कॉस्ट है उतना ही वैल्यू लेबर प्रोड्यूस कर रही है, सेम यही मानिए। लेबर को आप जितना कॉस्ट दे रहे हैं, हमारा लेबर उतना ही वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। लेबर को आप अगर 50 रुपए दे रहे हैं पर आवर, तो लेबर आपको 50 रुपए का सामान भी दे रहा है पर आवर, एंड इट इज thousands and infinite labors are there, infinite employers are there, और एक लेबर मार्केट है हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी वही होगा जो कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है, तो ए तो डेफिनेटली होगा। उसके बाद जो लेबर की यूटिलिटी है, ये लेबर की यूटिलिटी क्या है कि 50 रुपए पर आवर होगा, वो प्रोडक्ट बनाता है और हम इसे पैसे भी उतना ही दे रहे हैं, तो रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लेबर, पॉइंट नंबर सी। यूटिलिटी ऑफ डिमांड का कोई भी बात नहीं आएगा, फैक्टर कॉस्ट की बात नहीं आएगी, फैक्टर कॉस्ट डिमांड की बात नहीं आएगी, तो ए और सी हमारा आंसर हो जाएगा। 81 का आंसर विल बी 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। Arrange the following welfare provision of the Factories Act in order from earlier to latest as per their section, है ना। डिस्प्यूट सेक्शन 20 में है, ये हेल्थ चैप्टर में है, और ये भी हमारा हेल्थ चैप्टर में है 14, 15 एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट, ये आई थिंक 12 में है, ठीक है। तो मुझे याद है DACB होना चाहिए, DACB, यस, पॉइंट नंबर 4 शुड बी द आंसर, है ना, हेल्थ चैप्टर का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। अरेंज द कलेक्टिव बार्गेनिंग नेगोशिएशन प्रोसेस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, हमने पढ़ा है, ये क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं क्लास में से, कि प्रिपरेशन स्टेज है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है ना, और 70 to 80% ऑफ द डिसीजन विच विल बी टेकन, ये डिपेंड करता है हमारा प्रिपरेशन स्टेज में, किस तरीके से प्रिपरेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज फर्स्ट स्टेज। फिर जब हम प्रिपेयर हो जाते हैं, एम्प्लॉयर अपने साइड से प्रिपेयर हो जाता है, क्या क्या डिस्कस करना है, कौन डिस्कस करेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है, वर्कर अपने से प्रिपेयर कर लेगा। उसके बाद क्या होता है, डिस्कशन होता है, उसके बाद डिस्कशन होगा, डिस्कशन देखिए, प्रिपरेशन और बार्गेनिंग से पहले, प्रिपरेशन के बाद हम बार्गेनिंग करेंगे, लेकिन बार्गेनिंग से पहले क्या करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। कभी भी कोई भी चीज आप लाइफ में बार्गेन करो किसी से भी, तो आप पहले डिस्कशन करते हो कि भाई मुद्दा क्या है, पहले आप डिस्कस करते हो वेज, मान लीजिए रिवेज रिवीजन है, तो आप पहले वर्कर अपने साइड प्रिपेयर कर लिया डेटा, एम्प्लॉयर अपने साइड प्रिपेयर कर लिया, फिर डिस्कस करेंगे कि वेज रिवीजन सर, वेज रिवीजन जो है वो कितने सालों से नहीं हुआ है, क्या क्या पेंडिंग है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, डिस्कशन हुआ। उसके बाद बार्गेनिंग रखा जाएगा, आप उसके बाद एक्चुअली बार्गेनिंग का इश्यू रखा जाएगा और लास्ट में एग्रीमेंट होगा, फिर रैटिफिकेशन होगा। तो BDAC, सॉरी ना, हाँ, BDAC, B then D then A and then C, point number 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मुझे तुरंत दिख रहा है 1961। अब जो भी मैच हो जा रहा है ना, आप उसे सबसे पहले देखेंगे डी का 3 किसमें है, इसमें, फटाक से आंसर मिल गया। फिर भी मैच कर लेंगे, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट हमारा 1948 में आया था, PF 1952 में आया है, एंड देन ग्रेजुएटी 1972, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट डज नॉट मीन, है ना, एम्प्लॉय को एम्पावर किया जा रहा है अगर आपके वर्क प्लेस में, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हर एम्प्लॉय को वैल्यू करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, यस,
ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हमारा ओपन होगा, रिस्पॉन्सिव टू चेंज होगा, है ना, हमारा कल्चर ओपन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अगर ओपन है दैट मीन्स इट इज बेटर कि क्रिएटिविटी को आप एक्सेप्ट करोगे, नए नए लोगों को आप एक्सेप्ट करोगे, नए नए आइडियाज को आप एक्सेप्ट करोगे और अकॉर्डिंगली आप चेंज करोगे। तो ये भी एक तरह का एम्पावरमेंट का हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अगर बिल्कुल क्लोज्ड होगा, कोई क्रिएटिविटी नहीं, आप अपने मन से कुछ बोल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, अपने आइडियाज नहीं रख सकते, तो वहां पे आप एम्प्लॉय को एम्पावर नहीं कर रहे हो। फिर उसके बाद फिर क्लोज सुपरविजन ऑफ सीनियर, ये देखिए एक नेगेटिव पॉइंट है ना। अगर सीनियर बहुत ज्यादा क्लोजली सुपरवाइज करते हैं तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ओपन अप होने का मौका नहीं देते, उनको अपने हिसाब से काम करने का मौका नहीं देते, उनको वर्क प्लेस पे बॉन्डेड फील होता है। तो दिस इनफैक्ट ये हमारा नेगेटिव टर्म है, तो ये होना चाहिए। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है? फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी लेवल्स नहीं होती। अगर बहुत सारे लेवल्स नहीं होती तो इस लेवल में क्या है कि बस 3 ही लोगों को काम करने को को दिया गया है, और यहाँ पे इतने सारे लोगों को काम करने को दिया गया। तो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनफैक्ट एम्पावर्स एम्प्लॉइज, है ना। जितना ज्यादा फ्लैट होगा उतना ज्यादा हम अथॉरिटी और डेलीगेशन दे रहे हैं वर्कर्स को। तो यहाँ पे बस 3 को ही दे रहे हैं, यहाँ पे इतने लोगों को दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम वर्कर्स को एम्पावर कर रहे हैं। तो 1 2 3 से एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, 3 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 86, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 फैक्टरीज एक्ट के सेक्शंस है। तो यहाँ पे भी देखिए सेक्शन 20 स्पिटून्स हो गया, और उसका 45 हमारा फर्स्ट एड अप्लायंसेस हो गए। इन्हें 2 भी आपको पता है तो भी आराम से हो जाएगा। डी का 4 है और ए का 3 है, ए का 3, डी का 4 पॉइंट नंबर 1, बी का 1 चेक कर लेंगे। 9 पावर ऑफ इंस्पेक्टर डेफिनेटली, 21 फेंसिंग ऑफ मशीनरी, है ना। हमारा ये सेफ्टी चैप्टर हमारा 21 से स्टार्ट होता है, उसी का है। बिल्कुल सही है ना, ठीक है। आर यू एबल टू विजुअलाइज इट? फैक्टरी एक्ट की क्वेश्चन है ना, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए, अच्छा ये सारे सेक्शंस हैं हेल्थ के, इसके बाद सेफ्टी का, फिर वेलफेयर का, उसके बाद फिर वर्किंग आवर है, ये सारे चैप्टर्स है, ये सारे सेक्शंस है। बिल्कुल लिस्ट माइंड में आना चाहिए, माइंड में आपको फ्लोट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, arrange the procedure for punishment under the model standing order from earlier to later before passing an order for suspension, dismissal or discharge. Procedure for model standing order, क्या क्या चीजें होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो चार्जशीट इशू करेंगे। कुछ अगर मैं दिखा कि वो एम्प्लॉय मिसकंडक्ट किया जिसके लिए उसे सस्पेंड, डिसमिस या डिस्चार्ज करना है, सबसे पहले हम चार्जशीट क्रिएट। तो चार्जशीट जब के बाद हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले चार्जशीट के बाद उसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं कि भाई आप पे ये चार्ज लगा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। तो एक्सप्लेनेशन से अगर हम संतुष्ट हो गए तो हम यही खत्म कर देंगे। संतुष्ट नहीं हुए तो क्या करेंगे, हम इंक्वायरी बिठाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके बाद फिर हम इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, और फिर फाइंडिंग्स देखते हैं इंक्वायरी ऑफिसर ने फिर क्या क्या फाइंड किया। फिर तो ये हमारा हो जाएगा, और उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर जो भी फाइंड करता है, जो कुछ भी फिर ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट आता है, उसको हम कम्युनिकेट करेंगे, है ना। तो दिस इज द ऑर्डर विच इज मैचिंग विथ ऑप्शन 2। नेक्स्ट, हु हैज डिफाइंड लेबर वेलफेयर एज। तो लेबर वेलफेयर का ये डेफिनेशन है, एनीथिंग डन फॉर द इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड मोरल इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ वर्कर्स। ये जो डेफिनेशन है ना, ये किसने दी थी, ये लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो बनी थी 1944 में, जिसने अपना रिपोर्ट 1946 में सबमिट किया था, इसी कमेटी ने ये वाला रिपोर्ट, ये वाला डेफिनेशन दिया था लेबर वेलफेयर का, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। इन इकोनॉमिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी जो इकोनॉमिक्स में है वो क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो, इज एथिकली न्यूट्रल, है ना। एथिकली न्यूट्रल मतलब किसी भी चीज का यूज क्या है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि किसी वो यूज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, है ना। जैसे कि नाइफ ही, इफ यू हैव any company which is producing knife, है ना, तो वो उसका यूटिलिटी को न्यूट्रल मान के चलेगा। नाइफ कैन बी यूज्ड to cut fruits, to cut vegetables and can be used for some dangerous activities as well. तो हम यहाँ पे यूटिलिटी में ये नहीं देख रहे कि नाइफ का पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो हम नाइफ को कम प्रोड्यूस करें या ज्यादा प्रोड्यूस करें। इट इज एथिकली हम न्यूट्रल कंसीडर करके उसकी यूटिलिटी को न्यूट्रल कंसीडर करके चलेंगे, नाइफ की यूटिलिटी को न्यूट्रल कंसीडर करके चलेंगे। इसीलिए पॉइंट नंबर 1 हमारा हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है,
इकोनॉमिक्स में हम किसी भी गुड को कंसीडर कर रहे हैं तो गुड को हम एथिकली न्यूट्रल ही मानते हैं, उसके फर्दर उसका पॉजिटिव या नेगेटिव यूज है उस पर हम नहीं जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, अ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड। किसी भी कमोडिटी का डिमांड, अगर मैगी हो गई, ठीक है, मैगी का डिमांड, तो मैगी का लेट्स अज्यूम लाइक दैट, है ना, मैगी है, पास्ता है, अगर उसी का डिमांड चली थी विदाउट कंसीडरिंग कंज्यूमर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द कमोडिटी, नहीं भाई, हम कंसीडर करते हैं कंज्यूमर का एटीट्यूड। डिमांड इज कंस्टिट्यूटेड व्हेन देयर इज ओनली डिजायर टू हैव द कम्युनिटी। सिर्फ अगर ऐसा हो गया कि अगर कोविड के समय सभी को मैगी खानी है, सभी को पार्ले जी खानी है, तो क्या ओनली डिजायर, सिर्फ अगर लोगों के पास डिजायर हो टू हैव द कमोडिटी, ठीक है, देखते हैं पार्शियली करेक्ट लग रहा है। when the ability to pay is there, yes, ability to pay भी तो होना चाहिए, you have the desire, yeah, all the girls might be having the desire to have a Gucci purse of 1 lakh rupees, but there should be ability to pay, तभी Gucci purse 1 lakh rupees का डिमांड बढ़ेगा, है ना। तो डिमांड फॉर कमोडिटी शुड बी व्हेन दोनों थिंग्स हो जाएगा, व्हेन बोथ डिजायर शुड आल्सो बी देयर एंड एबिलिटी टू पे शुड आल्सो बी देयर। पॉइंट नंबर 4, 91, arrange the steps of job analysis in correct sequence. Very good question. Job analysis in correct sequence. जॉब एनालिसिस, ठीक है, आपको जॉब एनालिसिस करनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, किसी भी जगह पर आप गए, ऑर्गेनाइजेशन में गए, ओवरऑल आप सबसे पहले ऑर्गेनाइज देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कोई कितने डिपार्टमेंट है, वेदर दिस इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दिस इज सेल्स डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में कितने सारे लोग हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट है, क्या क्या किस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम है, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस आप करोगे सबसे पहले, है ना, तो यही होगा। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स को आप सिलेक्ट करोगे कि लेट्स डू द जॉब एनालिसिस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट मिडिल लेवल, ओके, फिर यू विल अंडरस्टैंड द जॉब डिजाइन। अच्छा, मिडिल लेवल को क्या क्या चीजों से डील करना पड़ता है, उसके क्या क्या टास्क है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है एंड ऑल, उसके हिसाब से फिर आप डेटा कलेक्ट करते हो और वो सारे डेटा को कलेक्ट करके आप यहाँ की पोजीशन का जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हो और जॉब डिस्क्रिप्शन से ही फिर बाद में जॉब स्पेसिफिकेशन डिजाइन होता है। तो ABCDEF हमारा आंसर हो जाएगा। 92, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ एम्प्लॉइज एब्सेंटिज्म और रीजन, है ना, एम्प्लॉय एब्सेंट हो रहे तो क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन। एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड हमेशा देखिए, एटीट्यूड जो है ना वो एक पर्सनल चीज है, एटीट्यूड आप चेंज भी कर सकते हो, एटीट्यूड आप एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मॉडिफाई हो सकता है, लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल जैसा हो उस हिसाब से एटीट्यूड डिपेंड करता है, तो लोकस ऑफ कंट्रोल हो गया या फिर सेल्फ मॉनिटरिंग बिहेवियर हो गया, उसके हिसाब से एटीट्यूड चेंज होता है, तो दैट इज अ पर्सनल थिंग, तो पर्सनल फैक्टर पे चला जाए। स्ट्रेस हमेशा, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस के कारण अगर एब्सेंट हो रहा है तो दैट इज ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, एक्सटर्नल फैक्टर या रिपोर्ट की बात नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज ही हमेशा लोगों को स्ट्रेस देती है जिसके कारण कि वो एब्सेंट होना चाहते हैं। रूरल एक्सोडस मतलब एक्सोडस हो रहा है किधर, रूरल की तरफ। एक्सोडस क्या होता है, एक्सोडस मतलब बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग रूरल एरिया में जा रहे हैं, मतलब अर्बन एरिया में जो भी लोग जॉब करते हैं वो वापस अपने घर लौट रहे हैं सब कुछ छोड़कर, और घर जाकर ही वो मे बी वो खेती ज्वाइन करें या कुछ और काम ज्वाइन करें, रूरल एरिया में जा रहे हैं वापस। तो दैट इज इनफैक्ट ये देखा जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण भी होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज को बोला काफी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर काफी ज्यादा कुछ अगर उनको एक्सटर्नल पॉलिसीज एक्सटर्नल लॉ के कारण कुछ दिक्कत होता है तो दे आर रिटर्निंग बैक, है ना, तो दिस इज सेटिस्फैक्टरी। लेबर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने भी इनफैक्ट इसके बारे में बताया, मतलब फिक्स कुछ कहा नहीं जा सकता, तो देखते हैं इनडेप्टेडनेस के बारे में हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे हो जाएगा, और रूरल एक्सोडस इज मोस्टली ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। तो ये साफ दिख रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर ही लोगों को मजबूर करती है कि वापस जॉब से एब्सेंट होकर के वो वापस घर जाए। सो आवर आंसर शुड बी दिस, सो आवर आंसर विल बी A का 4 वी कैन सी इन दिस टू ऑप्शन, A का 4, फिर स्ट्रेस में हो जाएगा B का 3 और C का 2 एंड D का 1। ओके, नेक्स्ट 93, हाँ, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस दैट वुड नॉट ऑर्डिनरीली प्रोड्यूस सच अ रिस्पॉन्स, training through observation and direct experience, behavior is determined by consequences, learned responses depend on meanings assigned to stimuli। देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या हो जाएगा, by Ivan Pavlov, individual response to a stimulus that would not produce ordinary such a response, है ना। फिर ट्रेनिंग थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन
एंड लर्निंग। तो आप किसी सोशल सेटिंग में एक्सपीरियंस करते हो, कोई चीजें ऑब्जर्व करते हो और वहां से सीखते हो, दैट वाज डिस्क्राइब्ड बाय सोशल लर्निंग। अल्बर्ट बंडूरा जी ने दी थी। बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय कॉन्सिक्वेंसेस। बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में ही कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू आपके बिहेवियर को डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कि आप अगर बार बार ऑफिस में लेट आ रहे हो तो फाइन हो गया, या फिर अगर आप ऑफिस पे टाइम आ रहे हो तो आपको कुछ गुडीज मिल रही हैं, लाइक दैट। तो वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस से ना, लास्ट में जो भी कॉन्सिक्वेंस आपको दिया गया उससे आपको बिहेवियर को चेंज किया जा रहा है। और फिर आता है कॉग्निटिव लर्निंग, कि आपका माइंड जो भी लर्न कर रहा है, तो लर्न रिस्पॉन्सेज डिपेंडिंग अपॉन मीनिंग असाइन टू स्टिमुलाई, है ना। जैसे कि आप दिख रहे हैं कि हॉट स्टोव है, तो उसको टच करने से हाथ जल रहा है, तो क्या हो रहा है कि स्टिमुलाई हमारा हॉट स्टोव है, वहां से आप रिस्पॉन्सेज को लर्न कर रहे हैं, दैट यू डोंट हैव टू टच इट। आप अपने माइंड को, आपका माइंड ऐसा लर्न कर रहा है, दैट इज कॉग्निटिव लर्निंग, है ना। तो पॉइंट नंबर लाइक दैट। तो आवर आंसर विल बी, कोई एक भी ऑप्शन आपको करेक्ट पता हो तो वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए का 2 हो रहा है, बी का 1, C3 D4, है ना। कोई एक या दो भी पता है तो वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पे प्लान्स वर्कर गेट्स अ पे प्रीमियम इक्वल टू परसेंट बाय विच हिज और हर परफॉर्मेंस एक्सीड्स द स्टैंडर्ड, है ना। तो आपने स्टैंडर्ड को जितना एक्सीड किया है उसी के प्रोपोर्शनेटली आपको एक पे प्रीमियम मिलता है। पे प्रीमियम कितना मिलता है? पे प्रीमियम इज इक्वल टू परसेंट बाय विच हिज और हर परफॉर्मेंस एक्सीड्स द स्टैंडर्ड, है ना। तो आपने अगर 10% स्टैंडर्ड एक्सीड किया, आपके फ्रेंड ने 20% स्टैंडर्ड इंक्रीज किया, किसी ने 30% स्टैंडर्ड इंक्रीज किया, तो आपको अगर पे प्रीमियम मिल रहा है 100 रुपए, तो इसे मिलेगा पे प्रीमियम 200 रुपए, इसे मिलेगा पे प्रीमियम 300 रुपए। बाय परसेंट कितने, जितना परसेंट आपने सेव किया उतना परसेंट आपको प्रीमियम मिलेगा। तो ये होता है किसमें? स्टैंडर्ड आवर प्लान में, है ना। स्टैंडर्ड आवर प्लान में, है ना। तो उसमें अब जितना भी आप सेव कर रहे हो, दैट द एक्चुअली यू विल बी सेविंग हियर हाउ मच आवर्स, है ना। यहाँ पे कोई 1 आवर सेव कर रहा है, या 2 आवर सेव कर रहा है, या 3 आवर सेव कर रहा है। तो जितना आवर सेव करते हैं उसके प्रोपोर्शनेटली आपको पैसे मिलते हैं। तो स्टैंडर्ड आवर प्लान में ऐसा बताया जाता है। पॉइंट नंबर 1। Question number 95. Which one of the following is not included in the classification of trade unionism according to Robert Hoxie? Very easy question. Business friendly, predatory, अपलिफ्ट और यूनियनिज्म तो फ्रेंडली को ही कहा जाता है। पीजेंट इसमें नहीं है भाई, पीजेंट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 should be our answer. This is not included. Question number 96. There exist both preventive and curative measures for occupational diseases. Which of the following are preventive? Preventive क्या होता है? डिजीज होने से पहले। और क्यूरेटिव क्या हो जाएगा? क्यूरेटिव मतलब डिजीज को क्योर करना, मतलब डिजीज हो चुका है ना। तो दिस इज प्रोएक्टिव एंड दिस इज रिएक्टिव। प्रोएक्टिव, है ना। तो प्रिवेंटिव में क्या हो जाएगा? प्री एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। बिल्कुल ये प्रोएक्टिव है, हम डिजीज होने से पहले ये सारी चीजें कर रहे हैं। फर्स्ट एड एंड एम्बुलेंस ये डिजीज होने के बाद में होती है, तो दिस इज क्यूरेटिव। रिमूवल ऑफ हेल्थ हजार्ड टू एक्सटेंट पॉसिबल। हेल्थ हजार्ड मतलब कोई पॉइजनस गैसेस का अगर एक्सपोजर लिमिट बढ़ रहा है कुछ तो हम उसे लिमिट करेंगे, ये भी प्रिवेंटिव है। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एट सर्टेन आवर्स एंड प्लेसेस, इसका कोई मतलब नहीं है। तो पॉइंट नंबर ए और सी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 शुड बी देयर और आंसर, है ना। पॉइंट नंबर ए एंड सी, बी नहीं होगा। और दिस इज नॉट एनी मेजर रिस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट सर्टेन आवर्स एंड प्लेसेस, ये ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के लिए नहीं होगा। तो ए और सी हमारा आंसर होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97. Arrange the provision related to payment of wages act as per their sections from earliest to latest, as per their sections. Okay, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का सेक्शंस रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और अभी फिर पूछा गया, so we'll arrange it. Section 4 talks about fixation of wages. Section 5 talks about time of payment of wages. ये सब कुछ हमने क्लासेस में भी किया है ना। फिर डिडक्शन which may be made from wages, section 7. और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, सेक्शन 14. और फिर डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस, सेक्शन 12. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इफ वी मैच इट आवर आंसर शुड बी डी बी। इट स्टार्ट फ्रॉम डी बी, तो डी और बी, डी बी के बाद क्या है? डी बी ए, डी बी ए हमारा यहाँ पे है, डी बी ए इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98.
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये तो। बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस हमारा जॉन डेविडसन, एंड देन वेज फंड थ्योरी J.S. Mill, रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी फ्रांसिस वॉकर, एंड देन स्टैंडर्ड लिविंग थ्योरी ऑफ वेजेस एक ही बचा है क्या, टॉरेंस। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। एंड देन आवर ऑप्शंस आर, डी का 2 किस में है, इसी में है। एक भी आपको पता हो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, which of the following is not a dependent variable in the study of organizational behavior? अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वो भी पढ़ना है ना, तो कौन कौन से वेरिएबल को आप पढ़ोगे जो कि डिपेंडेंट है इस पर, कौन सा डिपेंडेंट नहीं। एब्सेंटिज्म को आप बिल्कुल पढ़ोगे। एब्सेंटिज्म में आप में इस पर डिपेंडेंट है कि ऐसा क्या इशू हो गया जिसके कारण एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म इतना ज्यादा है, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी क्यों कम है या ज्यादा है, आप ओबी में पढ़ोगे। इट इज डिपेंडेंट है ना। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे डिपेंड होता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे डिपेंड होता है, ये सारी चीजें। प्रोडक्टिविटी भी इनफैक्ट, बट पर्सनैलिटी इज इंडिपेंडेंट है ना। पर्सनैलिटी किसी भी वर्कर का क्या है या एम्प्लॉय का क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। पर्सनैलिटी को आप पढ़ते जरूर है, बट दिस इज नॉट डिपेंडेंट इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ना। The things which are dependent is productivity, efficiency and absenteeism. Point number 1 आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, which of the following methods of performance appraisal assumes that all groups of employees have the same distribution of good or poor performers, है ना। तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो गुड परफॉर्मेंस शुड बी 20%, उसके बाद फिर एवरेज शुड बी 20%, एंड नॉट लेस देन एवरेज शुड बी 20%, मोर देन एवरेज शुड बी 20%। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फोर्स किया जा रहा है। तो मान लीजिए गुड वाले एक्चुअली 5% भी है, फिर भी हमें 20% ही करना है, तो कुछ मोर देन एवरेज लेस देन एवरेज वाले को भी हम यहाँ पे 20% में ऐड करेंगे, है ना। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ओके, तो 100 का 2। So let's next question number 101 to 150 we will be discussing in next part. Paper 1 will also be discussed next day. सो आई होप आपको ये सेशन इम्पॉर्टेंट लगा होगा, आपने अपना आंसर चेक किया होगा। जितने भी हमारे ट्यूटलेज एकेडमी के बैच के स्टूडेंट्स हैं, आई रियली विश कि आपने सारे आंसर्स को अपने काफ़ी सारे, आपका एग्जाम्स अच्छा हुआ है और आपने अच्छा अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। आपका जो भी फीडबैक होगा हमें बताने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.